हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। आप सभी का हमारे एसआर कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में। सीयूईटी एग्जामिनेशन क्या है या इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों, आप सभी के साथ में। क्या क्या आज का विषय रहेगा उस पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सीयूईटी क्या है, इसका एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए। आज की डेट में बहुत सारा बच्चा इस एग्जामिनेशन को दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो ये रहेगा एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, इस पर हम बात करेंगे। क्या एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी कि आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकें। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका बहुत मैटर करता है कि कितना क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए जब आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। फिर एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर एप्लीकेशन फीस क्या होगी। अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमें कितना एप्लीकेशन फीस देना होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है इसका। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से एग्जामिनेशन पूछा जाएगा आपके एग्जाम पेपर में। फिर हम बात करेंगे कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाइड कर दिया तो एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि सर ये बताइए हम कौन से ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाकर के एडमिशन ले पाएंगे जहां पर हमें पढ़ना है। वैसे तो आप सभी का एक सपना होगा कि आपको किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना है, और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए एनटीए के द्वारा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन कराया जा रहा है जिसका नाम है सीयूईटी। आज इस सीयूईटी के बारे में पूरा हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसके बारे में, और ये जितने भी हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताए इन क्वेश्चंस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि सर ये बताइए सीयूईटी क्या है ना। सीयूईटी क्या है, व्हाट इज सीयूईटी। पहले नंबर तो ये समझें कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए सीयूईटी को हम लोग कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये है क्या, तो ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जो कि सेंट्रल, स्टेट, डीमेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कराया जाता है। ठीक है, अभी समझें इसका मतलब क्या हुआ। अंडर ग्रेजुएट कहने का मतलब हो गया कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन में 12th पास आउट किया होना चाहिए। आपने अगर 12th पास आउट किया है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये जो सीयूईटी है ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है। कुछ बेसिक चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो सीयूईटी जो एग्जामिनेशन है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब बात आती है सर कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये सिर्फ सीयूईटी एग्जामिनेशन कराती है या इसके अलावा भी और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो बिल्कुल भैया, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्स कराते हैं। जैसे सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन की हम बात करें जिसका नाम है नीट। जितने भी हमारे बायो लवर बच्चे हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अधिकतर जिन्होंने 12th में अपना पीसीबी लिया है उन सभी ने एक बार नीट का एग्जामिनेशन जरूर दिया है, और उस नीट के एग्जामिनेशन को ये एनटीए ही कराता है। जिससे अब एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आगे आने वाले टाइम में ये सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है डेफिनेटली, नो डाउट। लेकिन फिर भी आप समझें कि एनटीए के माध्यम से सीयूईटी एग्जामिनेशन को क्या कराया जा रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है। और सीयूईटी एग्जामिनेशन है क्या एक्चुअल में, तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है बेटा, एक ऐसा टेस्टिंग एग्जामिनेशन है जहां पर आप किसी यूनिवर्सिटी में, अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में, किसी भी मतलब अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उस यूनिवर्सिटी में जाने का क्राइटेरिया क्या है, उनका क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कितने पेपर वो मांग रहे हैं कि आपने क्वालिफाइड किए हो सीयूईटी के माध्यम से। ठीक है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी जब हम सीयूईटी में एग्जामिनेशन दे पाए। तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं रखी गई है, नो एज लिमिट। आप जानते हैं कि जो 12th पास आउट करा हुआ बच्चा होता है वो या तो 16 साल का होता है या 17 साल का होता है, मतलब नाबालिग होता है, वो बालिग भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अधिकतर 18 ईयर में सभी लोग पास आउट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं एक क्लास, उनको आगे प्रमोट कर दिया जाता है, वो आगे अपना दाखिला करा लेते हैं। तो उस लेवल पर देखा जाए तो 17-16 साल की उम्र में बच्चा पास आउट हो जाता है। तो क्या आप बैठ सकते हैं? तो बिल्कुल बैठ सकते हैं। आपने इंटर क्वालिफाई करना है, बस आपने अगर इंटर क्वालिफाई कर लिया तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं।
कब तक आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन, वो भी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए भैया, आपने 12th पास आउट किया होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया ना, 12th पास आउट हो। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि सर जो 12th पास आउट करे होंगे बच्चे वही खाली देंगे, या हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी दे सकते हैं। तो भैया बिल्कुल दे सकते हैं, आपने 12th तो पहले पास आउट किया होगा ना इनसे, तो 12th पास आउट होना चाहिए। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को देकर के अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कर सकते हैं। फिर बात आती है कि किस स्ट्रीम का बच्चा यहाँ पर जो है ना इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। क्या बायो वाले दे सकते हैं, क्या मैथ वाले दे सकते हैं, क्या आर्ट साइड वाले बच्चे दे सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने अपना इंटर क्वालिफाइड किया है, आप अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चाहे आप पीसीबी के हों यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के छात्र हों, चाहे आप पीसीएम के हों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के छात्र हों, चाहे आप पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वाले ही क्यों ना हो, चाहे आप आर्ट साइड स्टूडेंट क्यों ना हो, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने अपना इंटर क्वालिफाइड किया है तो आप अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल हैं, एफिलेटेड हैं, डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर क्वालिफिकेशन तो हमको पता चल गई, अब हमें ये बताइए कि एप्लीकेशन की फीस क्या होगी। अच्छा, एप्लीकेशन की फीस भी समझने से पहले आप ये समझें कि फॉर्म कब आता है। तो देखिए, एटलीस्ट अप्रैल में इसका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाता है और अप्रैल मई में जाकर के एग्ज़ाम हो जाता है। तो अप्रैल में मतलब मार्च में आपने इंटर का क्वालिफिकेशन अपना एग्ज़ाम दिया, मार्च में इंटर का पेपर होता है, या अब पहले ही हो जाता है थोड़ा, तो मार्च तक इंटर के पेपर आप लोगों के हो जाते हैं। ठीक है। मार्च के बाद में अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा, फिर आप फॉर्म भरने जाएंगे। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको फीस क्राइटेरिया पता होना चाहिए कितना कितना लगेगा। तो हमारे जितने भी जनरल और ओबीसी वाले भाई बहन हैं उनसे यहाँ पर 650 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस है। आप अगर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उसके एग्जामिनेशन में ये फीस आपसे कटेगी। एससी वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको 600 रुपये देने होंगे, और एसटी वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो 550 रुपये दे करके इस एग्जामिनेशन में अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब बात आती है कि जो फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो हमारे यहाँ आकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो हाँ भैया बिल्कुल दे सकते हैं। जो फॉरेन कंट्री से यहाँ आकर के इंडिया में आकर के एजुकेशन अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको इस सीयूटी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए मात्र 3000 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो हम लोग तो बेस्ट है ना, तो हम लोग को इतना ही देना है। खैर, एप्लीकेशन फीस हमने जान ली। अब हमको जानना है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो सीयूटी समझ लीजिए ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। बस आपको अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है। अब मैं आपको एक बात और भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न बताने से पहले एक बात हमारी ये समझ लीजिए कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो। ठीक है, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, जिससे आपका तो बेनिफिट हो ही रहा है, उनका भी बेनिफिट हो। और ये जितनी भी एग्जामिनेशन की हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस लेकर के आएंगे, जो भी हम आपको यहाँ पर डिटेल स्टडी या डिटेल मटेरियल बताएंगे उसके बारे में, तो उन एग्जामिनेशन की हमारे इसी पोर्टल के ऊपर प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। यानी कि सीयूटी में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, सीयूटी एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं, अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपका एक जो डोमेन सब्जेक्ट है उस डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपके इस पोर्टल एसआर कंपटीशन क्लासेस पे कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का मोड कैसा होगा। तो एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड होगा, इस बात को याद रखना है। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपने फॉर्म डाल दिया, एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता चल जाएगा, आप अपने सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद में आपको कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा और कंप्यूटर में क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं को आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, कितने क्या क्वेश्चन आएगा अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। फिर बात आती है कि मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा। जो एग्जामिनेशन टेस्ट हमारा होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, उसमें मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा, हिंदी मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, कैसा होगा। तो बेटा ये लोकल लैंग्वेज में होगा। लोकल लैंग्वेज यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया कि आप किसी भी लोकल आपकी जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आप हिंदी बोलना चाहते हैं तो आप हिंदी में दीजिए, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए, आप तमिल में देना चाहते हैं तमिल में दीजिए, आप उर्दू में देना चाहते हैं उर्दू में दीजिए। आप किसी भी कोई भी ऐसी भाषा है जो अपने अपने राज्य में बोली जा रही है, आप इजीली उस भाषा के तहत ही इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे।
तो बच्चों यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एमसीक्यू बेस्ड कहने का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे और एक सही होगा, और उस सही ऑप्शन को ही आपको चूज करना है। जैसे ही आप सही ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको मार्किंग स्कीम में उस ऑप्शन के तहत 5 नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या एक क्वेश्चन 5 नंबर का है? तो जी हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन 5 नंबर का ही है, लेकिन भैया इसमें माइनस मार्किंग मैटर करेगी। अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया और वो बिल्कुल सही है, और दूसरा क्वेश्चन में आपको डाउट था लेकिन फिर भी आपने सॉल्व किया और उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया रॉन्ग, तो एक क्वेश्चन को आपको मिले 5 नंबर, लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन आपने किया उसमें आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। वो वाले के नहीं, इस वाले के, मतलब ये तो चले ही गया ना, आपका 5 नंबर माइनस हो गया। अब ये 5 नंबर तो आपके रॉन्ग हुए ही हुए, लेकिन इसके साथ साथ ये 5 नंबर जा रहे थे, इसने आपके एक सही वाला जो क्वेश्चन था उसमें से भी एक नंबर खींच लिया कि भैया मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मेरे साथ चलो। यानी कि आपका कितना नुकसान हुआ? 6 नंबर का। एक क्वेश्चन जो गलत हुआ उसमें तो 5 नंबर गए ही गए, लेकिन उसके साथ साथ जो सही वाला ऑप्शन था उसमें से एक नंबर माइनस हो जाएगा। यानी कि एक जो सही आपने किया था 5 मिले थे, अब मिलेंगे आपको 4। दूसरा कर दिया तो फिर वही प्रोसेस है। तो इसीलिए सभी क्वेश्चंस को सही से पढ़ें, सही से पढ़ने के बाद में ही आप एक सही और सटीक ऑप्शन को चूज करें, जिससे आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सपना पूरा हो सके। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि सीयूटी का एग्जाम 3 सेक्शन में होता है। ठीक है, अब देखिए सभी लोग जानते हैं कि सीयूटी का एग्जाम जो हो रहा है वो कितने सेक्शन में होगा, तो 3 सेक्शन में होगा, इस बात को याद रखना। पहला जो सेक्शन यहाँ पर होगा वो हमारा लैंग्वेज का होता है, हमारी भाषा का होता है। दूसरा जो यहाँ पर सेक्शन बी रखा गया है वो एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा, यानी आप अपने किस सब्जेक्ट में उस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं। और तीसरा जो सेक्शन होगा ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, जिसका नाम है जनरल टेस्ट, यानी कि हर एक बच्चे को जनरल टेस्ट पास आउट करना होगा, हर एक बच्चे को लैंग्वेज का पेपर देना होगा और हर एक बच्चे को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी पेपर देना होगा। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर ये जो सेक्शन ए है जिसका लैंग्वेज पेपर है ये किस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो टोटल लैंग्वेज यहाँ पर रखी गई है वो 33 है। 33 लैंग्वेज, हाँ भैया 33 लैंग्वेज यहाँ पर पारित की गई है, जिसमें से 13 लैंग्वेज हमारी इंडिया में बोली जाने वाली भाषाएं हैं और जो 20 लैंग्वेज हैं ये अदर कंट्रीज की हैं। अदर कंट्री वाला बच्चा भी तो आके पढ़ेगा, तो उसके लिए 20 लैंग्वेज उनके लिए अलग से यहाँ पर दी गई। उस लैंग्वेज का पेपर आपको बना के दिया जाएगा और उसमें आपको देना पड़ेगा। अब देखिए 13 लैंग्वेज जो हमारी इंडियन है ना, इसमें से भी 2 ऐसी हैं जिसमें एक नेशनल लैंग्वेज आपकी होगी और एक लोकल लैंग्वेज होगी। नेशनल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज इंक्लूड की गई हैं, एक तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश को तो फिलहाल नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम भी कहेंगे कि हमारे देश का है कि जहां अधिकतर पॉपुलेशन हिंदी बोलती है और उसको जजमेंट सुनना इंग्लिश में पड़ता है, जिसको समझ में नहीं आता कि भाई क्या बोल गए। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस पर कभी चर्चा हो, और ये हिंदी राष्ट्र है तो हिंदी राष्ट्र में हिंदी बोलना कंपलसरी की जाए, ऐसा नहीं, वो अलग बात है। लोकल लैंग्वेज तो आप बोले ही बोलें, लेकिन हिंदी कंपलसरी कर दी जाए। इंग्लिश को भले ही आप थोड़ा हटा दें, उसको उतना महत्व ना दें, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब इंग्लिश इसलिए कंपलसरी करी जा रही है कि हमारे देश का बच्चा बाहर भी जाना चाहेगा, बाहर जाएगा तो हिंदी थोड़ा बोलेगा, तो कहीं ना कहीं पे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो हमारे देश में जितने भी कानून व्यवस्था की गई है या जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनको हिंदी में ही, अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बनाया जाए। बाहर जाने के लिए हाँ ठीक है, पढ़ना चाहिए तो इंग्लिश पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको एक सब्जेक्टिव तौर पे लेंगे। नेशनल लैंग्वेज बना दी, अच्छी बात है। चलो, लोकल लैंग्वेज में आपकी जो बाकी की बची 11 लैंग्वेज होंगी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में आप इस पेपर को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा एक लैंग्वेज पेपर का वो कितने मिनट का होगा। तो 45 मिनट का टोटल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जिसमें से टोटल क्वेश्चंस आपसे 50 पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने आएगी, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं और इन्हीं 40 क्वेश्चन से ये तय होगा कि आपने लैंग्वेज में कितना अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो ये तो सेक्शन ए की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, जो कि आपका एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, आपका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, है ना, आर्ट साइड में इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप ले लें। ठीक,
अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में खास बात आपको ये समझना है कि कितने टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट 27 रखे गए हैं, जिसमें क्राइटेरिया समझना है, जिसमें 21 सब्जेक्ट को अलग कैटेगरी में रखा और 6 सब्जेक्ट को अलग कैटेगरी में रखा। ऐसा क्यों? भाई देखिए, जो 21 सब्जेक्ट हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है वो मात्र 45 मिनट का दिया गया है, और बाकी के जो 6 सब्जेक्ट हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है वो 60 मिनट का दिया गया है। ठीक है, अब सर ऐसा क्यों है? ये 6 सब्जेक्ट को 60 मिनट और 21 सब्जेक्ट को 45 मिनट क्यों? तो भैया 6 सब्जेक्ट ये वो सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनके लिए 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया गया, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछा गया वो हो सकता है कि लॉजिकली हो या उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड हो, तो उसको सॉल्व करना होगा, उसको लिखना होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, चाहे 45 मिनट के हो चाहे 60 मिनट का हो, 1 घंटे का पेपर ही क्यों ना हो। तो कितने टोटल क्वेश्चन होंगे? 50 टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मात्र आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 40 क्वेश्चन आप सही करें और वही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि हमारा जनरल टेस्ट है। और जनरल टेस्ट में हमारा क्या क्या आएगा आप जानते हैं। हमारा जनरल एप्टीट्यूड हमें आना चाहिए, है ना, रीजनिंग आपको अच्छे से हो, करंट अफेयर आपका बेस्ट स्ट्रांग हो, तब आप जनरल टेस्ट को क्वालिफाइड कर पाएंगे। जनरल टेस्ट का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, 60 मिनट रखे गए, 60 मिनट यानी 1 घंटे आपको देना है। 1 घंटे में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन में आपको केवल 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे क्राइटेरिया की, एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारी टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं, है ना, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपका आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पर रखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चौथे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 5वें नंबर पे आपका आता है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ठीक है, 6ठे नंबर पे आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। 7वें नंबर पे आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 8वें नंबर पे आपका आता है तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफ असम। ठीक है, 9वें नंबर पे आपका आता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी। 10वें नंबर पे आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय। और लास्ट में हमने 11वें नंबर पर रखा है विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तो ये करीबन 11 यूनिवर्सिटीज ऐसी मुझे ऐसी लगी जो बेस्ट है, जहां पर बच्चों का सपना रहता है पढ़ने का, और ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं या रखी गई हैं, और इनमें आप अपना दाखिला ले सकते हैं। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसका एक अपना अलग वैल्यू है, अलग रूल्स हैं, आपको किस तरीके से वहाँ पर दाखिला मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहता है कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपने अपने लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन किया हो या क्वालिफाइड किया हो, ये जरूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, आप हिंदी में कर लो या इंग्लिश में कर लो, नहीं भी है तो चलेगा। आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट में क्वालिफाइड किया होना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट में चाहे आप बॉटनी से कर लो, चाहे आप जूलॉजी से कर लो, चाहे आप मैथ से कर लो, चाहे किसी से भी आपने उसको क्वालिफाइड करना है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट, एनी वन सब्जेक्ट आपने अगर क्वालिफाइड कर लिया तो आपको दाखिला मिल जाएगा। फिर जनरल एप्टीट्यूड भी इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो भैया अलग ही है। वो कह रही है कि देखिए, आपको हमारे यहाँ अगर आना है तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइड करना होगा, और उस लैंग्वेज के पेपर में आपको इंग्लिश कंपलसरी है। वो अलग बात है आपने हिंदी में भी आपने क्वालिफाइड कर रखा है, डजंट मैटर, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है। अगर आपने इंग्लिश में नहीं पेपर सॉल्व किया है या आप पास नहीं हुए, लैंग्वेज क्वालिफाइड नहीं किया है, तो आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। पहली बात, यहां से आपसे रोकथाम लगी। दूसरी बात, जनरल एप्टीट्यूड भी आपने क्वालिफाइड करना है। अगर जनरल एप्टीट्यूड आपने क्वालिफाइड नहीं किया तो हम एडमिशन नहीं देंगे। तीसरी बात, जो डोमेन सब्जेक्ट यहां पर है वो 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको पास आउट ही होना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बायोलॉजी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपका यहां पर होना, पास आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में आपने क्वालिफाइड कर रखा है तभी जाकर के आप डीयू में एडमिशन ले पाएंगे। इतना समझ में आया सभी को? तो ये बात हो गई हमारे टॉप कॉलेजेस की। अब मैं आप लोगों को एक बात और यहां पर बताना चाहता हूं कि सीयूटी एग्जाम आखिर क्यों हो रहा है, क्यों कराया जा रहा है ना। तो बच्चों एक बात समझिए, इतना ज्यादा क्राउड हो रहा है, इतना ज्यादा पब्लिक बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी बढ़ाने का पॉपुलेशन ही मेन मकसद नहीं है, कारण नहीं है, उसके पीछे अच्छी एजुकेशन ना मिल पाना भी है।
मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई अच्छा नहीं पढ़ता, हर कोई अच्छा पढ़ता है अपने स्तर से, लेकिन आप ये भी जानते हैं, अपने दिल में झांक करके देखिए, मैं उन बच्चों से नहीं कह रहा, उन बच्चों से कह रहा जिन्होंने अभी अपना एडमिशन ऐसे कॉलेजेस में लेकर के रखा है जहां से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, केवल बस कि मेरे पास में मैं अपना यहाँ पर बिजनेस स्टेबल कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा पैदा कर रहा हूँ और मुझे अच्छा खासा यहाँ से कमाई मिल रही है, चाहे वो अंडर प्रोसेस, अंडर आप काम कर रहे हो किसी के, या सेल्फ एम्प्लॉई हो, लेकिन साथ के साथ आप अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और आने वाले 5 साल 6 साल बाद में आपको ऐसा लगने लगा कि यार मुझे इसमें नहीं, मैंने तो ये बीएससी भी कर रखा है, मैंने एमएससी भी कर रखा है, मैंने बीएड भी कर रखा है, लेकिन आपने सब जो कर रखा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस लेवल पे कर रखा है। अगर उस लेवल पे कर रखा है तो आपको ये कहने का और बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं कि आप बेरोजगार हैं, क्योंकि रोजगार पाने के लिए अब आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतनी जल्दी आप एक बेहतर बिजनेस को भी कर पाएंगे और एक बेहतर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर में भी आप बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी बड़ी लाखों की सैलरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, स्किल्स को डेवलप करना है। अब स्किल को डेवलप करने के समय में हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। स्किल को डेवलप करने के समय में हम क्या करते हैं कि हम अपना साइड से कोई बिजनेस कर लेते हैं, साइड से कोई काम करते हैं और अपनी एजुकेशन को साइड वाइज रखते हैं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आता है कि सर मैं अपना ये कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, घर में परिस्थितियां ठीक, भाई हर किसी की परिस्थिति ठीक भी नहीं होती, तो करना जायज है, मैं बिल्कुल उनको सराहना दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, करना चाहिए। लेकिन वो बच्चे तो बिल्कुल ना करें जिनके पास में सब कुछ हो, फिर भी वो ये कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। तो बेरोजगार आप सिर्फ अपने कर्मों पे होंगे, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। अब यहां पर सिर्फ आपका सपना ये नहीं रह जाएगा कि कट ऑफ क्या बन रही थी यूनिवर्सिटी में, हम वहां पर नहीं जा पाए, इतना मेरिट लिस्ट बना, सब खत्म। अब सिर्फ आपको एक एग्जामिनेशन देना है, आपका कितना भी परसेंटेज हो डजंट मैटर। आपने सीयूईटी एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाइड कर लिया तो आप मन चाहे यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते उस यूनिवर्सिटी के जो शर्तें हैं या जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें आप आते हो, ठीक है, आपको फटाक से एडमिशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी बच्चों। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी पोर्टल पर सीयूईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जल्द ही आप लोगों के बीच में लाइव क्लासेस के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए और सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।